नमस्कार। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सम्मुख हूँ, लेकिन कुछ जो अध्याय थे हमने पढ़ाए थे और आज मैं 11वीं कक्षा की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार के चौथे अध्याय पे बात करूंगी, जो कि हमारे देश में कार्यपालिका के गठन, संरचना, उसकी शक्तियां, उसके अधिकार के संबंध में आपको बताएंगी। तो सबसे पहले जब हमारे देश में व्यवस्था को अपनाया गया तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया और साथ ही साथ हमारी कार्यपालिका का जो स्वरूप था वह भी संसदीय स्वरूप ही था। इसके कई कारण चुने गए थे, क्योंकि जब हम 1947 से पूर्व गुलामी की अवस्था में थे तो उस समय ब्रिटिश शासन हम पे अपना अधिकार जमाए हुए थी। तो जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी वह संसदीय व्यवस्था थी। चूँकि हम लोग उससे शासित हुए थे तो कहीं ना कहीं जब हमने आज़ाद देश के लिए अपनी व्यवस्था को चुना तो हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों को ही उनके अधिकार क्षेत्र में अलग अलग रखा। ये तीनों ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। तो आज हम कार्यपालिका के संगठन, संरचना, उसके भाग, कौन कौन से अंग मिलकर, सरकार के कौन कौन से अंग मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, हम इस संबंध में जानेंगे। इसी के साथ हम कुछ स्लाइडों के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से इसे विस्तृत रूप से इसकी जानकारी हम आपको दे पाएंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बच्चों, हमें उसके अवधारणा को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कार्यपालिका कहते किसे हैं। आपने देखा होगा कि चाहे आप घर में हो, चाहे आप विद्यालय में हो, चाहे आप खेलने के मैदान पे हो, हर जगह एक नियम होता है, एक व्यवस्था होती है, कुछ नीतियाँ बनाई जाती है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं और इनको व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हर जगह मौजूद होती है। आप इसे लघु स्तर पर यानी कि छोटे स्तर पर अपने घरों में देख सकते हैं, विद्यालय में देख सकते हैं। इसे लागू करने के लिए हम लघु स्तर पर देख सकते हैं एक व्यवस्था कैसे काम करती है। जैसे हमारा परिवार है, विद्यालय है, वहाँ आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें कई अंग होते हैं, खेलने के मैदान होते हैं, उसकी नीतियाँ अलग होती है, उसके शिक्षक अलग होते हैं, प्रशासन व्यवस्था देखने के लिए प्रधानाध्यापक होते हैं, पढ़ाने के लिए अलग अलग विषयों के शिक्षक होते हैं। उसी तरह से अगर आप घर में भी हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ निर्णय आपके अभिभावकगण लेते होंगे, कुछ निर्णय आपके जो रिश्तेदार हैं या सिबलिंग यानी कि आपके भाई बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था वहाँ बनी रहती है। तो यही व्यवस्था जब विस्तृत स्तर पे आती है, यानी कि परिवार, समाज से बढ़कर राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर आती है, तो वहाँ हम इसका एक वृहत रूप देखेंगे जिसकी संरचना के संबंध में बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत बिंदुवार क्रम से अनुच्छेद नंबर देकर, क्रमांक देकर समझाया गया है। तो हम बात कर रहे थे कार्यपालिका की। कार्यपालिका भी सरकार का वह बहुत ही प्रमुख अंग है जो नीतिगत निर्णय लेती है, नियमों कायदों को बनाती है, इसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों को लागू करता है वह प्रशासन का कार्य कहलाता है। तो हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे आगे की स्लाइड्स के माध्यम से और मैं उसे विस्तार से बताती जाऊंगी। कार्यपालिका किस तरह से काम करती है या विभिन्न विद्वान जो हैं वो अपने मंतव्य, अपने विचार हर
पॉइंट पे, हर बिंदु पे प्रकट करते रहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर लगी हुई है। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने कार्यपालिका, जो हमने कार्यपालिका का स्वरूप अपनाया था, उसके संबंध में इनका कहना था कि हमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति एवं एक निर्वाचित व्यवस्थापिका के बीच संश्लेषण करना पड़ रहा है, एवं ऐसा करने में हमने राष्ट्रपति के लिए लगभग वही स्थिति प्रदान की है जो ब्रिटिश नरेश की है। हम यहाँ एक शब्द है व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका के संबंध में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी जानकारी आपको देते चलती हूँ कि व्यवस्थापिका जो होती है वो कानूनों को बनाने का कार्य करती है, नीतियों को बनाने का कार्य करती है। वहाँ संसद के सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही होती है वह भी इसके अंतर्गत आ जाती है। और दूसरा जो शब्द है संश्लेषण, संश्लेषण हमारे यहाँ विश्लेषण और संश्लेषण। तो विश्लेषण का अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं, और संश्लेषण का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि जब हम कई चीज़ों को जोड़कर उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि निर्वाचित व्यवस्थापिका और निर्वाचित राष्ट्रपति, इन दोनों के ही संश्लेषण यानी कि जोड़कर हम भारत की कार्यपालिका की संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रपति को अपने यहाँ वही स्थिति प्रदान की है जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में जो वहाँ के राजा हैं, नरेश हैं, उनकी है। क्योंकि ब्रिटेन में आज भी राजशाही है, लेकिन वो नाम मात्र की है। तो लगभग वही स्थिति हमारे राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये कहते हैं कि बड़ा ही दुर्लभ है ये वक्तव्य, जो इनका कथन है बच्चों, कि यदि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज को चलाने वाला यंत्र है तो प्रधानमंत्री उसका चालक है। ये रैमजे म्योर, ये राजनीतिक वेत्ता थे जिन्होंने ये परिभाषा या कहिए कि कथन दिया था कार्यपालिका के संबंध में, जहां प्रधानमंत्री के महत्व को बताया गया है कि किस तरह से। आपने देखा होगा बच्चों कि जहां चालक की तुलना की गई है चालक से प्रधानमंत्री की, तो उन्हें बताया गया है कि एक जहाज रूपी यंत्र है मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री उसका चालक है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी को चलाता है तो जो चालक है वो जैसे चाहे वैसे गाड़ी की दिशा को मोड़ सकता है, रोक सकता है, उसकी गति को बढ़ा सकता है। लेकिन गाड़ी में बहुत से यंत्र लगे होते हैं, पहिए होते हैं, साथ ही स्टीयरिंग होती है, उसमें लाइट की व्यवस्था होती है, बैक करने की व्यवस्था होती है, पीछे जाने की व्यवस्था होती है, दरवाजे खोलने की व्यवस्था होती है। तो हमारी कार्यपालिका का जो मंत्रिमंडल है कुछ इसी तरह अलग अलग विभागों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो हमारा देश है उसे अगर हम एक जहाज या गाड़ी के स्वरूप में मान लें तो अलग अलग यंत्र के रूप में सम्मिलित होकर एक संपूर्ण जहाज या गाड़ी का निर्माण करता है। और प्रधानमंत्री जैसे चाहें उसको दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसकी दिशा को कम कर सकते हैं, किसी की जो अधिकार सीमा है उसे निर्धारित कर सकते हैं। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बच्चों, आपने पहले भी टीवी में जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की बात आती है तो हम इनकी तस्वीर, इनके बताए हुए विचारों को, ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये हमारे देश के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन्होंने भी कार्यपालिका के संबंध में ये मंतव्य दिया कि हम अगर संसदीय शासन प्रणाली या संविधान का ब्रिटिश नमूना अपनाएं जिससे हम अवगत हैं तो वह देश की परिस्थितियों के बहुत अनुकूल होगा। इनका भी कहने का जो मोटे तौर पे अर्थ था वो यही था कि चूँकि हमें ब्रिटिश शासन प्रणाली
का अंदाज़ा है, तो जो चीज़ हम थोड़ा बहुत जानते हैं अगर हम उसे ही लेकर आगे बढ़ें, और चूँकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है तो हर किसी को उसका एक उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। हमारे संविधान में भी एकता, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात की गई है। तो इन सबों को लेकर हमने ब्रिटिश नमूना को अपनाने की बात की, और ये भी इन्होंने माना कि यह हमारे भारत की जो वैविध्य परिस्थितियां हैं, यानी कि भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, इन सबों को जब हम एक गुलदस्ते की तरह मिलाते हैं तो उसके लिए ये संसदीय शासन प्रणाली, जो कि एक तरह से हमने विचार लिया है, लेकिन यह अपने मूल रूप में भारतीय ही है। तो बच्चों, अभी हमने रैमजो म्योर के जो कथन थे उस पर हमने बात की, और अब हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे प्रथम आज़ाद भारत के गृह मंत्री थे। और इन्होंने जो कार्यपालिका के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, तो इन्होंने कहा कि हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि हम संसदीय शासन प्रणाली या संविधान का ब्रिटिश नमूना अपनाएं, जिससे हम अवगत हैं, तो वह देश की परिस्थितियों के बहुत अनुकूल होगा। और इसी आधार पर जो भारत की विविधता है उसको एक गुलदस्ते में समेटकर हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। हमारे भारत की एकता को अक्षुण्ण रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब अंग्रेज हमारे देश को स्वतंत्रता देकर चले गए, तो उस समय हमारे देश की जो व्यवस्था थी उसे कई भागों में बांट कर गए, चाहे यह अलग अलग राज्यों के रूप में था, राजशाही थी, जमींदारी प्रथा थी, तो कई टुकड़ों में बांट कर गए, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकथ, जो कहते हैं कठिन मेहनत की, और पूरे भारत को एक सूत्र में एकता का जामा पहनाया। इनकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब एकता दिवस की बात आती है तो इनकी याद में, चूँकि भारत को इन्होंने एक संपूर्णता प्रदान की, तो इसीलिए आपने टीवी में या राष्ट्रीय एकता दिवस पर अखबारों में या अपने विद्यालय में इन पर अगर कोई कार्यक्रम आयोजित होता होगा तो आप इनसे परिचित होंगे, और हम इनकी नीतियों को लेकर आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि मुख्यतः कार्यपालिका के प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो यह जो है कार्यपालिका, यह सामूहिक नेतृत्व पर आधारित प्रणाली है, यानी कि अकेले आप नहीं चल सकते। जैसे राजशाही में है, जब राजा होता है तो वह अकेला चलता है, वह अपना निर्णय अकेले स्वरूप में लेता है। लेकिन जब हम कार्यपालिका के आधार पर किसी प्रणाली को अपनाते हैं, चाहे वह संसदीय हो, अर्ध अध्यक्षात्मक हो या अध्यक्षात्मक हो, तो मुख्यतः हम कार्यपालिका के इन तीनों रूपों को देखेंगे। तो यहाँ सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर निर्णय लिया जाता है। इस प्रणाली में सामूहिक नेतृत्व को प्रमुखता दी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। तो सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। बहुमत का अर्थ है कि उसके पास जो संसद है, यानी कि जो चुनी हुई, जिस संसद में चुनी हुई व्यवस्था होती है, उसमें वह बहुमत यानी कि 2/3 उसके पक्ष में सदस्य होते हैं, चुने हुए सदस्य। तो हम कहते हैं कि इस नेता को बहुमत प्राप्त है। आमतौर पर अगर अभी हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों की, सबसे पहले 1967 के में गठबंधन सरकार की अवधारणा आई थी, क्योंकि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और हाल फिलहाल में ये चीज़ें बार बार दोहराई गई। तो अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो कई दल मिलकर बहुमत की प्राप्ति करते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है, और सभी दल एक मत होकर अपने नेता का चुनाव करते हैं, और जो चुने जाते हैं वो व्यवस्थापिका यानी विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं।
देश का जो प्रमुख है कोई भी हो सकता है, चाहे वो चुना हुआ हो या अगर चुना हुआ नेता नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे निर्वाचन से निर्वाचित होकर, निर्वाचन व्यवस्था से निर्वाचित होकर विधायिका का सदस्य बनना होता है और फिर अपनी जिम्मेवारी वो आगे निभाते हैं। हम आते हैं कार्यपालिका के दूसरे प्रकार अर्ध अध्यक्षात्मक पर। इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री जो है सरकार के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद जो हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब हम कहते हैं कि इसे अर्ध अध्यक्षात्मक क्यों कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हुए भी राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटाने में सक्षम होता है। इस तरह की व्यवस्था 1978 में श्रीलंका में की गई थी। वर्तमान समय में श्रीलंका में चूँकि आर्थिक व्यवस्था के चरमराने की वजह से वहाँ की व्यवस्था ढह चुकी है, तो अर्ध अध्यक्षात्मक वहाँ था। साथ ही साथ रूस में, जो पूर्व का सोवियत रूस था, और अभी फ्रांस में भी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती। अब हम देखेंगे कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है वो संसदीय व्यवस्था से बहुत ही अलग होती है। हालांकि ये भी कार्यपालिका का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था के मुख्य बिंदुओं को देख रहे हैं। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, साथ ही साथ वह सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। हम यहाँ संसदीय या अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली से इसकी तुलना करेंगे। वहाँ सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री थे जो कि निर्वाचित थे संसदीय व्यवस्था में। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सरकार के प्रमुख अलग थे, देश के प्रमुख अलग थे। और जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहाँ राष्ट्रपति एकल रूप से निर्वाचित होता है, न कि सामूहिक रूप से, और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। जिस तरह से संसद के सदस्य चुने जाते हैं उसी तरह प्रत्यक्ष मतदान से इनका चुनाव होता है। और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, जबकि हमने संसदीय व्यवस्था में देखा कि प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में भी जो सरकार प्रमुख होते हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। पूर्व में हमने संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सामूहिक नेतृत्व देखा कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर यह प्रणाली काम करती है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वह एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा और बाकी चीज़ों से वो अलग होता है, वो विधायिका के प्रति जिम्मेवार नहीं होता। तो जो कह सकते हैं कि वन मैन शो वाली बात हो जाती है। हालांकि यह निर्वाचित होता है तो लोकतंत्रात्मक स्वरूप देखने में मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके बाद देखते हैं कि हमारी कार्यपालिका का जो संसदीय स्वरूप है उसकी क्या क्या विशेषताएं सामने आती हैं। अब कार्यपालिका के प्रकार को भी हमने मुख्य रूप से जो अभी 3 प्रकार था उसे हमने देख लिया, लेकिन हम अनौपचारिक तौर पे हम कह सकते हैं कि 2-3 प्रकार और भी जोड़े जा सकते हैं। राजशाही, ये अब लुप्त प्राय है। जैसे ब्रिटेन में राजशाही है लेकिन वहाँ राजा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बस वह सम्मान का पद है। राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हम देख चुके हैं। संसदीय गणतंत्र में जो संवैधानिक प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। संवैधानिक राजतंत्र जहाँ है, अभी अभी हमने बात की राजशाही और संवैधानिक राजतंत्र की। तो जैसे राजशाही अगर ब्रिटेन में है, बच्चों इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि राजा और संवैधानिक राजतंत्र का अंतर क्या है। अभी भी नेपाल में बहुत हाल में जाकर राजशाही खत्म हुई है और ब्रिटेन में जो राजशाही है वो नाम मात्र की है। संवैधानिक राजतंत्र अभी भी भूटान में पाया जाता है, जहाँ की राजा ही
गणतंत्र का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, विधायिका के प्रति जिम्मेवार भी होता है। औपचारिक शासन प्रमुख में हम राष्ट्रपति को रख सकते हैं, अपने देश के राष्ट्रपति को रख सकते हैं, भारत के। ये औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि सारी अनौपचारिक शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अगली जो विषय वस्तु है हम उस पर बात करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि हमने बात की थी शुरू में ही अनुच्छेद 74 की, और हमने देखा था कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें टू द पॉइंट यानी कि बिंदुवार क्रम में अनुच्छेद के माध्यम से क्रमागत व्यवस्था शासन चलाने की गई थी। तो क्रमशः उसी क्रम में अनुच्छेद 74, इसके कई भाग हैं, तो अनुच्छेद 74 के भाग 1 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। बच्चों, यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि हम बात तो राष्ट्रपति की कर रहे हैं, लेकिन उसकी सलाह के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भी बात कर रहे हैं। यानी कि यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रधान होंगे, इसलिए वह वास्तविक रूप से निर्णय लेने के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने भारत में संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया। अभी थोड़ी देर पहले हमने वल्लभ भाई पटेल के कथन को देखा था। हमने संसदीय प्रणाली अपनाने के अनुभव को आधार बनाया था, क्योंकि हम पहले से ही उस तरह की प्रणाली के आदी थे। तो एक जो हम बिंदुवार यहाँ देखते हैं कि पहला है अनुभव का तर्क, यानी कि हमें करीब 200 सालों तक हमने संसदीय प्रणाली के माध्यम से शासित किए जाने को अनुभव किया, महसूस किया, क्योंकि ब्रिटिश भारत में संसदीय प्रणाली जो कि ब्रिटेन में थी उसी के द्वारा हम शासित होते थे। तो हमारे पास इस व्यवस्था में काम करने का एक लंबा अनुभव था। बाद में 1919 में, 1935 में, 1946 में जाके जब थोड़े बहुत अधिकार देकर कह सकते हैं कि उसको बहुत थोड़ा सा अधिकार देकर सरकार के गठन की बात की गई, या राज्यों को अगर स्वायत्ता दी गई कि आप अपना सरकार चलाकर हमें दिखाएं कि आप सरकार चलाने में सक्षम कितने हैं। तो हमने उस तरह से जब हमने सरकार का गठन किया, जो कि सीमित हमारे पास अधिकार दिए गए थे, बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए थे, तो वहाँ हमें इस शासन प्रणाली से काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। और मुख्य रूप से संसदीय शासन प्रणाली को ही आज़ादी के बाद अपनाया गया। यहाँ हमारे पूर्व अनुभव का जोरदार तर्क था, इसीलिए हमने इसे अपनाया। दूसरी व्यवस्था है गतिरोध का भय। अब गतिरोध क्या होता है कि दो तरह की अगर विचारधारा आपके पास आती है, एक ने कहा कि इसे इस तरह से समझ लीजिए बच्चों, कि एक ने कहा कि मैं रात में 10 बजे सो जाता हूँ, दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ। जब पूछा गया कि भाई आप 10 बजे क्यों सोते हैं, तो मैं सवेरे उठकर पढ़ता हूँ। दूसरे बच्चे को पूछा कि आप रात में देर तक क्यों जगते, तो मैं रात में देर तक जग के ही पढ़ता हूँ। दोनों के अपने अपने तर्क थे कि मुझे यही व्यवस्था सही लगती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, क्योंकि हमारी जो व्यवस्थापिका है वो पूरे देश से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है। वहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, नौकरशाही के जो सदस्य होते हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके निरंकुश हो जाने से हमारी जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सर्वोच्च होने की भावना है, वहाँ नुकसान पहुँचने का भय हो जाता है। इसके साथ ही चूँकि हमने औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का भी पद रखा है, तो ऐसे में कि कहीं राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, तो गतिरोध की संभावना हो सकती थी। इसीलिए संसदीय प्रणाली को अपनाकर संसद को सर्वोच्च बनाया गया और इस गतिरोध के भय को बिल्कुल ही हटा दिया गया।
अब आते हैं अधिक उत्तरदायी शासन को प्राथमिकता दी गई। अब संसदीय प्रणाली में चूंकि प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो जाहिर है कि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने जो उनका जो क्षेत्र है जहाँ से वे चुन कर आते हैं, तो वहाँ वो अपनी जनता के समस्याओं का समाधान करेंगे, विकास के लिए कार्य करेंगे, या उनकी बातों को लेकर संसद में प्राथमिकता में रखेंगे। ऐसे नियम बनवाने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारी जनता है, जिसके पास विकास का एक जो कहते हैं कि माइलस्टोन या मील का पत्थर उन तक नहीं पहुंचा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अब आधारिक संरचना, यानी आधारिक संरचना में बच्चों वो चीज़ें आती हैं जैसे हमारी सड़क हो गई, बिजली हो गई, इसकी व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, तो ये सब आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। औद्योगिक व्यवस्था, उद्योगों की स्थापना, इन सबों से जनता का लाभ होता है। और जब जनता अपने देखेगी कि हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए सोचते हैं, हमारे भविष्य के लिए सोचते हैं, लाभ के लिए सोचते हैं, विकास के लिए सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होता है कि प्रतिनिधि जिन्हें हमने चुना है वो हमारे लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ उत्तरदायी शासन से तात्पर्य यही था। विविधता का समायोजन, हमने शुरुआत में ही कहा था कि विविधता हमारे देश की शान है। आप अगर एक ही तरह के फूलों को देखें तो आप शायद उब जाएं, लेकिन अगर आप अपने देश में ही भ्रमण करते हैं, शिक्षण की एक विधि भी भ्रमण को माना गया है, रखा गया है। हर तरह की विविधता, कपड़े पहनने से लेकर, खान पान से लेकर, साज श्रृंगार सजावट से लेकर, मंदिरों की जो निर्माण कला है, स्थापत्य कला है, उसे हम देखते हैं। पेड़ पौधों में विविधता है, व्यक्ति के रंग रूप में विविधता है, उनके सोच में विविधता है। तो इन अलग अलग धर्मों के जो अगर प्राचीनता में स्थित है हमारा समाज, तो नवीनता में भी स्थित है। इस तरह से जो विविधता का समायोजन है, इसका प्रतिनिधित्व हमारे संसदीय प्रणाली में दिखता है, जहां हम सबों के लिए समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और जो अंतिम बिंदु है वह है लचीलापन और स्थिरता। हमने तानाशाही व्यवस्था या अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये अस्थिर हो सकता है। हमने 5 वर्ष संसद का कार्यकाल रखा ताकि हम 5 वर्षों में अपनी नीतियों को आकार दे सकें और उसका जो लागूकरण है, उसका जो परिणाम आता है, हम उसे देख सकें। लचीलापन का संबंध यहाँ ये है कि जब संविधान बना था और आज के समय में लगभग 86 साल हो चुके हैं, तो इन 86 सालों में न वो समय रहा, न वो व्यवस्था रही। तो अगर लचीलापन संविधान में न रखा गया होता या शासन प्रणाली में न रखा गया होता, तो कहते हैं कि जो पेड़ सीधे खड़े होते हैं वो सबसे पहले कट जाते हैं। तो शायद हमारी ये संसदीय प्रणाली की व्यवस्था भी अभी तक समाप्त हो गई होती, या कहिए कि उसका जो मजबूती अभी दिख रही है, इतनी मजबूत स्वरूप में नहीं आ पाती। और लचीले होने की वजह से, चूँकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, तो सबों की बात सुननी है, सबों के लिए करना है, सबों को मौका भी देना है। ये लचीलापन हमारे भारत के संसदीय प्रणाली की भी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करेंगे इन बिंदुओं पर, संसदीय प्रणाली की विशेषताओं पर। तो संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली के विशेषताओं को देखा था। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका होती है, उसमें अंतर होता है, क्योंकि संसद जो है
संसदीय प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका के रूप में हमारे यहाँ काम करती है, हमारे भारत में काम करती है। और जो राष्ट्रपति की जिसे हमने एक सम्मान का पद दिया है, वह नाम मात्र की कार्यपालिका है और दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध है, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। एक बार फिर से हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को यहाँ छोटे स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे के अध्याय में हम कार्यपालिका के बाद व्यवस्थापिका या विधायिका की ही बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका जो है कानून बनाती है, लेकिन कार्यपालिका जो है उन कानूनों को लागू करती है। व्यवस्थापिका में संसद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य और नौकरशाही के सदस्य आ जाते हैं, जिनका मुख्यतः जो कार्य होता है वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करना, नीतियों का निर्माण करना, और कार्यपालिका उनको लागू करने में अपनी सारी सामर्थ्य लगाती है। उनके लागूकरण से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यतः माना जाता है, साथ ही नौकरशाही के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको भी हम कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। फिर आता है मंत्रिमंडल का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल जो है वह निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है। यहाँ तीन चीज़ें आई। मंत्रिमंडल, अभी हमने मंत्रिपरिषद की भी बात की थी, तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में हमें अंतर पहले तो समझना होगा। मंत्रिमंडल में कहते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं, और मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, साथ ही सचिव को भी कहीं कहीं रखा जाता है। मंत्रिमंडल, निम्न सदन, अब यहाँ निम्न सदन की जब बात आई है तो हम निम्न सदन किसे कह रहे हैं? हमने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें हम उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो राज्यसभा में चुने जाने की व्यवस्था अलग है, यहाँ हम सिर्फ निम्न सदन की बात करेंगे। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर प्रतिनिधि जनता के द्वारा आते हैं, और ये सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री के और मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों से ये बंधे होते हैं, और इसे ही हम सामूहिक उत्तरदायित्व का नाम देते हैं। अगर प्रधानमंत्री की विचारधारा, इच्छा के विरुद्ध कोई मंत्री, कोई संसद सदस्य जाने की कोशिश करता है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर उसे कभी भी भंग कर सकता है। राजनीतिक सजातीयता, हम भले ही विविधताओं में बटे हुए हों, लेकिन हर दल, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ जो चुनाव व्यवस्था है, संवैधानिक जो अनुच्छेद है, कार्य करने के तरीके हैं, इनमें यकीन रखता है। हमारी विदेश नीति, हमारी गृह नीति, हमारी जो वित्तीय नीतियां हैं, इन सबों में कमोबेश सभी राजनीतिक दलों में मोटे तौर पर सजातीयता पाई जाती है। सजातीयता का अर्थ ये हुआ कि लगभग उनके विचार मिलते जुलते होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे वर्तमान या पहले की सरकारों द्वारा विदेश नीतियों को अपनाया गया तो वो हमारे संविधान की व्यवस्था से अलग था। नहीं, हमने उसी, जो भी सरकार आई, सबों ने एक ही नियम को अपनाया। गोपनीयता का सिद्धांत, हमारे यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं, जो प्रमुख निर्णय है, अगर हम रक्षा से संबंधित, रक्षा विभाग से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं या कोई ऐसे निर्णय लेते हैं जिसका कि तात्कालिक असर कुछ और हो, और जब हम लंबे समय में उसका असर देखें तो कुछ और हो, या सरकार जो अपनी बैठकों में निर्णय लेती है, वो सारे निर्णय जब तक कि उसे प्रकाशित करने की या बताने की आज्ञा नहीं होती है, उसे
बताया नहीं जाता है, उसे किसी को वक्तव्य नहीं दिया जाता है, तो इन्हें ही हम गोपनीयता का सिद्धांत कहते हैं। राज्यसभा को समुचित प्रतिनिधित्व है, यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं तो बिना कोई भेदभाव किए हुए हर राज्य को एक बराबर प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई है। और हम संसदीय प्रणाली की पूरे विश्व में ये विशेषता है कि सरकार का प्रमुख देश का प्रमुख होता है, तो भारत में भी सरकार के प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश को नेतृत्व प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले बिंदुओं को देखते हैं कि कार्यपालिका से संबंधित जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हम आगे किन बिंदुओं को ले रहे हैं। आप इसे देखिए बच्चों, इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो हमारे देश की जो भारतीय गणराज्य के अध्यक्ष के रूप में, हम अब राष्ट्रपति की बात करेंगे, चूंकि हम संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो अब हम राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो भारतीय गणराज्य के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति, और ये एक लंबा चौड़ा जो फ्लो चार्ट है, जब हम इसे वास्तविक रूप में देखेंगे या चीर फाड़ करेंगे तो इसकी सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और यहाँ देखिए एक शब्द है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ ये होता है कि वहाँ के जो प्रमुख हों, जो देश के प्रमुख होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अब राष्ट्रपति को हम देख रहे हैं तो उनके नीचे सबसे पहले क्या क्या आती है? केंद्र की सरकार आती है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, उनकी सरकारें आती हैं। साथ ही साथ जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनकी सरकारें आती है। केंद्र शासित क्षेत्र कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की केंद्र सरकार का ही नीतियाँ लागू होती है। वहाँ प्रमुख राज्य प्रमुख के रूप में, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। एक एक करके हम केंद्रीय सरकार की संरचना को देखते हैं कि उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है। हम इनके संबंध में बात कर चुके हैं। संसद, उच्च सदन और निम्न सदन है, इसकी भी बातचीत हम कर चुके हैं। तीसरी जो न्याय व्यवस्था हमारी है, हम ये तीसरा जो लोकतंत्र का खंभा है यानी कि पिलर है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। उसके नीचे उच्च न्यायालय आते हैं, उसके नीचे जितने भी सहायक न्यायालय हैं वो आते हैं। राज्य की सरकार जब बनती है तो उसमें भी केंद्र की सरकार की तरह ही मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है, व्यवस्थापिका होती है। तो अब व्यवस्थापिका में भी 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा। हम इसे इस तरह राज्यसभा लोकसभा की तरह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा अंतर है वो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि विधान परिषद का जो गठन है वो भारत के सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद का गठन भारत के 5 राज्यों में ही है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है। बाकी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं है। 5 राज्यों में अभी पाया जा रहा है। विधानसभा हर राज्य में है। केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकार में जो है उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त, जैसा अभी हमने कहा, प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ भी उनके नीचे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय होते हैं। और राज्य की सरकारों के अंतर्गत भी उच्च न्यायालय के नीचे जो सहायक न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय कहते हैं, सत्र न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, इस तरह की चीज़ें आती है। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित विशेष बिंदुओं को आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो बच्चों, हम अभी पढ़ रहे थे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के संबंध में हमने बातचीत की और हमने देखा कि हमने कार्यपालिका के किस स्वरूप को अपनाया, किस प्रणाली को अपनाया सरकार चलाने के लिए। हमारे राज्य प्रमुख कौन होते हैं, वो किस तरह से नीति लेते हैं, किस तरह से नीति का निर्माण करते हैं, किस तरह से वो देश चलाते हैं, और संविधान में इसकी क्या क्या व्यवस्था है। कार्यपालिका से संबंधित शेष बातों की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, और बहुत जल्द मिलते हैं बच्चों। तब तक आप इस पर अध्ययन कीजिए, और कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर भेजिए।